मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट बाबू सोबाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के प्रथम पेपर के प्रथम चैप्टर का अध्ययन करवाऊंगा। ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व एवं विशेषताएं इस अध्याय का नाम है। और ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है, जिसके 6 प्रमुख चरण हैं: एंग्लो सैक्सन काल, नॉर्मन काल, प्लांटेगनेट काल, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल। ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है जिसकी अवस्थिति 50 उत्तरी अक्षांश और 60 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। इसका क्षेत्रफल 2,44,108 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल का मात्र 2/3 है। आकार की दृष्टि से विश्व में इसका 75वां स्थान है, जबकि जनसंख्या घनत्व में इसका 4था स्थान है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड के राज्य शामिल हैं। इसमें इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का मुख्य प्रदेश है और सदा से ही ग्रेट ब्रिटेन की इंग्लैंड की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ है। जनसंख्या का केवल 11% भाग ही कृषि या अन्य कार्यों में लगा हुआ है। अधिकांश आबादी नगरों में निवास करती है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या कोयला क्षेत्रों के पास वाले नए औद्योगिक नगरों में विस्थापित हो गई, जिससे गांवों की आबादी बहुत कम हो गई है। ब्रिटेन का शासन विधान क्रमिक विकास का परिणाम रहा है। इसकी जड़ें इतिहास में बड़ी गहरी हैं। फ्रांस, रूस और चीन की तरह ब्रिटेन में कोई सफल हिंसात्मक राज्य क्रांति नहीं हुई है, इसलिए संविधान के विकास की श्रृंखला वहाँ कभी टूटी नहीं है। अनेक विद्वानों के अनुसार ब्रिटिश संविधान के निरंतर विकास का मूल कारण ब्रिटिश जाति का राष्ट्रीय चरित्र भी है। ब्रिटिश नागरिकों में बुनियादी बातों के संबंध में मत ऐक्य पाया जाता है और अनुदारवाद का स्वरूप इस भांति का है, जिसमें प्राचीन संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके उसे नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया जाता है। ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण निम्न हैं: ब्रिटिश एंग्लो सैक्सन काल, नॉर्मन काल, प्लांटेगनेट काल, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल। ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया, बल्कि राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ साथ इसका विकास स्वतः ही हुआ है। ब्रिटिश संविधान का धीरे धीरे अबाध गति से विकास हुआ है। उसकी जड़ें सदियों के पुराने इतिहास में जमी हुई हैं। इसके विकास की गाथा का सार यही है कि निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से वैधानिक राजतंत्र के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। ओग तथा जिंक ने लिखा है कि इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रस्तर बिंदु राष्ट्रीय इतिहास के उस राजमार्ग पर बिखरे हुए हैं जो भूतकाल में 1300 या 1400 वर्ष तक की लंबाई में फैला हुआ है। शांतिपूर्ण विकास ब्रिटिश संविधान की एक अनूठी विशेषता है और इसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुए हैं, अपितु उसका वर्तमान सदैव भूत की नींव पर खड़ा रहा है। C.F. स्ट्रोंग लिखते हैं कि ब्रिटिश संविधान के विकास की कहानी परिवर्तित होने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक अविकल अनुकूलनों की गाथा है। यह 2 प्रकार से रूढ़ि तथा विधि के द्वारा हुआ है। इन दोनों तत्वों में सावधानी के साथ भेद करना चाहिए। हालांकि इन दोनों को संवैधानिक विधि के शीर्षक के अंतर्गत साथ साथ रखा जाता है। इसमें प्रथम तत्व पारिभाषिक दृष्टि से विधि नहीं है, क्योंकि यह उन परंपराओं, नियमों, विचारों से बना है जो हमारे संवैधानिक जीवन में मजबूती के साथ जम तो गए हैं, परंतु जिन्हें न्यायालय मान्य नहीं करता। दूसरा तत्व वास्तविक निकाय 3 तत्वों से बना है, जिनमें लिखित विधि, संविधि और संधियां हैं। एंग्लो सैक्सन काल ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रथम चरण
को एंग्लो सैक्सन काल कहते हैं। इंग्लैंड का इतिहास केल्ट, रोमन, सैक्सन जाति के आगमन से शुरू होता है। 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन काल लोगों का शासन स्थापित हुआ और यहीं से ब्रिटिश संविधान की नींव पड़ी। इस युग में राजतंत्र और स्थानीय शासन की नींव पड़ी। राजपद का प्रादुर्भाव। प्रारंभ में एंग्लो सैक्सन जाति के विभिन्न दलों ने अलग अलग राज्यों की स्थापना की। बाद में वेसेक्स के राजघरानों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। इन और अल्फ्रेड जो कि 871 ईस्वी से लेकर नॉर्मन विजय 1066 ईस्वी तक पूरे इंग्लैंड पर इसी का शासन था। इन दिनों वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। राजा का चयन एक बुद्धिमानों की सभा से किया जाता था जिसका नाम विटनेस मोड था। इस सभा में राजा के संबंधी, गांव के वयोवृद्ध लोग, चर्च के अधिकारी, सेना के कर्मचारी, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता शामिल होते थे। राजा सभा की बैठकों का सभापति होता था। इस सभा के पास काफ़ी शक्तियां थी। यह राजा को गद्दी से उतार सकती थी, नया राजा भी चुन सकती थी। शासन प्रबंध में इसका पूरा अधिकार था। राजा के साथ वह कानून बनाती थी, कर लगाती थी। यह दीवानी तथा फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों का काम भी करती थी। इस प्रकार विटनेस मोड का बड़ा प्रभाव होता था। यह राजा के नियंत्रण में रहती थी और राजा को भी नियंत्रण में रखती थी। इसमें सीमित और वैधानिक राजतंत्र के विचार का सूत्रपात हुआ। स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात। एंग्लो सैक्सन काल में ही स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात होता है। इस काल में स्थानीय स्वशासन का भी विकास हुआ। सारा देश शायरों में विभक्त था और शायर हंड्रेड्स नाम के उप प्रदेशों में विभक्त थे। हंड्रेड्स गांव तथा शहरों में विभक्त थे। प्रत्येक हंड्रेड में एक स्थानीय सभा होती थी और प्रत्येक शायर में एक शायर मूट होता था। गांव में जनता एकत्रित होकर अपने आपस के मसलों पर विचार करती थी। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी। न्याय कार्य शायर मूटों के प्रमुखों व बिशप लोगों के द्वारा किया जाता था। इस पर ब्लैकस्टोन ने लिखा है कि इंग्लैंड की स्वतंत्रता उसकी स्वतंत्र स्वायत्त संस्थाओं की देन है। अपने पूर्वज सैक्सनों के समय से ही अंग्रेजों ने नागरिकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सीखा है। दूसरा काल आता है नॉर्मन काल। 1066 ईस्वी में नॉर्मन देश के विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर नॉर्मन राज्य की स्थापना की। नॉर्मनों में एंग्लो सैक्सन काल की स्थानीय संस्थाओं को समाप्त नहीं किया बल्कि आवश्यक परिवर्तन किया। इसमें इन संस्थाओं को अपितु आवश्यक जिससे केंद्रीय सरकार शक्तिशाली बन सके। चर्च को भी राज के नियंत्रण में लाया गया। देश भर में सामान्य कानून को लागू किया गया। इससे इंग्लैंड में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। मैग्नम काउंसिल और क्यूरिया रेजिस। विलियम ने विटनेस मोड को समाप्त करके उसके स्थान पर मैग्नम काउंसिलियम की स्थापना की। इस समिति में बैरन, राज्य के उच्च अधिकारी, आर्च बिशप, अबोट आदि होते थे। इस समिति का कार्य राजकीय मालगुजारी को एकत्रित करना और उसका हिसाब रखना था। इस समिति की बैठक वर्ष में 3 बार होती थी। विलियम ने एक लघु परिषद की भी स्थापना की जिसे क्यूरिया रेजिस कहते हैं। जब मैग्नम काउंसिल कार्यरत नहीं होती थी तब क्यूरिया रेजिस का राजा को शासन संचालन में सहायता पहुंचाती थी। कालांतर में मैग्नम काउंसिलियम से ब्रिटिश संसद का ही प्रादुर्भाव हुआ है तथा क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल, फिर प्रिवी काउंसिल से मंत्री परिषद, मंत्री परिषद से मंत्रिमंडल का विकास हुआ है। मैग्ना कार्टा। हेनरी द्वितीय ने बड़ी कुशलतापूर्वक शासन किया किंतु उसके अयोग्य उत्तराधिकारी रिचर्ड तथा जॉन की गलत नीतियों ने क्रांति की ज्वाला भड़का दी। जॉन बड़ा निर्दयी शासक था जिससे उसके सहयोगी एवं मित्र उसके विरोधी हो गए। बैरनों ने एक बहुत बड़ी मांग उसके सामने रखी। उन मांगों की अस्वीकृति का अर्थ गृह युद्ध था। कुछ समय तक जॉन इन मांगों से बचने का प्रयत्न करता रहा। अंत में उसने सन 1215 में इन मांगों को स्वीकार कर लिया। इससे मैग्ना कार्टा, जिसे महान अधिकार पत्र कहा जाता है, उस पर जॉन ने अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। यह अधिकार पत्र ब्रिटेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है।
इसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कर नहीं लगाएगा। इस अधिकार पत्र से ही मर्यादित राजतंत्र या वैधानिक शासन की नींव पड़ती है। संसद का उदय। मैग्नम कॉन्सिलियम को ब्रिटिश संसद का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। सन 1215 में एडवर्ड प्रथम को युद्ध संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः उसने मॉडल पार्लियामेंट बुलाई जिसमें करीब 272 सदस्य थे। बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिकों ने राजा की प्रार्थना को एकत्र होकर सुना, किंतु बाद में प्रत्येक वर्ग उस पर विचार करने के लिए अलग अलग हो गया। इस समय 3 वर्ग बन गए, बैरन, क्लर्जी और नाइट। चूँकि बैरन और क्लर्जी के हित समान थे, अतः उनका एक संगठन बन गया जिसने बाद में लॉर्ड सभा बनी। नाइटों तथा नागरिक जनों से आगे चलकर कॉमन सभा बनी। इस प्रकार यह संयोगी है कि ब्रिटिश संसद में 2 सदन बन गए। प्लांटेनेट व लंकास्टाइन वंशों का काल। प्लांटेनेट वंश के शासनकाल में संसद की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि वह राजाओं को भी प्रच्युत करने लगी। सन 1327 में संसद ने एडवर्ड द्वितीय को सिंहासन से हटा दिया। रिचार्ड द्वितीय को भी संसद के सामने झुकना पड़ा। लंकास्ट्रियन वंश के शासनकाल में राजा द्वारा मनोनीत मंत्रियों के समूह के लिए प्रिवी काउंसिल शब्द का प्रयोग किया गया। सन 1401 में कॉमन सभा ने यह मांग की कि नए करों को लगाने से पहले राजा को जनता की शिकायतों की याचिकाओं को सुनना चाहिए और उनका निवारण करने का वचन देना चाहिए। सन 1407 में कॉमन सभा ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार स्वयं ले लिया। ट्यूडर काल। इस काल में संसद का महत्व घट गया। ट्यूडर राजाओं ने विपुल धनराशि एकत्रित कर ली और उन्हें संसद को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। इस काल में राज्य शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। स्टुअर्ट काल। 5वां काल है स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल राजाओं के शासन काल में राजा व संसद सदा एक दूसरे के विरोधी में रहे। अंत में संसद की जीत हुई। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला इसी काल में रखी गई। इस काल के निम्नलिखित संवैधानिक परिवर्तन उल्लेखनीय हैं। कैबिनेट का उदय हुआ। प्रिवी काउंसिल एक बड़ी संस्था हो गई थी, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया, जिसे कबाल कहा गया। इसी के ने बाद में मंत्रिमंडल का उदय हुआ। अधिकार पत्र। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात संसद 1689 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम से उस अधिकार याचना पत्र को मनवाने में सफल हुई जिसमें राजा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। इसकी मुख्य बातें ये थी कि संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता था। नंबर 2, राजा को वर्ष में कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी पड़ती थी। संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता था। संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। उत्तराधिकार अधिनियम। विलियम और मैरी के कोई संतान नहीं थी, अतः 1701 ईस्वी में उत्तराधिकार अधिनियम पारित कर यह निश्चित हुआ कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना न तो विदेश जा सकता है, न ही युद्ध की घोषणा कर सकता है। छठा और अंतिम काल हैनोवर काल। यहीं से संसदीय लोकतंत्र का विकास आरंभ हुआ, जिसने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पूर्णता प्राप्त कर ली। इस काल के प्रमुख विकास बिंदु इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री। प्रारंभ में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा किया करता था। जॉर्ज राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, अतः उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। जॉर्ज राजा ने व्हीग दल के प्रभावशाली नेता रॉबर्ट वालपोल को अपना प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया। वहीं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था। बाद में उसे ही प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। राजनीतिक दलों का उदय। प्रतिनिधि सरकार में राजनीतिक दलों का उदय असंभावी है। 18वीं शताब्दी तक किसी दल का उदय नहीं हुआ था। क्रोमवेल के समय कैवेलियर्स तथा राउंड हैंडर्स। चार्ल्स द्वितीय काल में कोर्ट और कंट्री। स्टुअर्ट युग में पिटिशनर्स और एमोर्स परस्पर विरोधी गुट थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली के विकास के साथ दलों का भी विकास हुआ। कॉमन सभा का प्रजातांत्रिकरण। सन 1832 के सुधार कानून द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ। सन 1867 के सुधार कानून द्वारा कारीगरों मजदूरों को भी वोट का अधिकार मिल गया। सन 1884 के सुधार कानून द्वारा खेतीहर मजदूरों को भी मताधिकार प्रदान किया गया और सन 1928 में वयस्क मताधिकार का प्रचलन शुरू हुआ। इस प्रकार विभिन्न अधिनियमों द्वारा लोकतांत्रिकरण हुआ।
लोड सभा की शक्तियों को कम करना। ज्यों ज्यों कॉमन सभा का लोकतांत्रिकरण होता गया, लोड सभा के अधिकारों में कमी आती गई। लोड सभा वंशानुगत संस्था होने के कारण राष्ट्र का दर्पण नहीं हो सकती थी, इसलिए 1832 का सुधार अधिनियम लोड सभा की इच्छा के विरुद्ध पारित हुआ था और सन 1910 में लोड सभा ने लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1911 और सन 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा उसकी शक्तियाँ बिल्कुल कम कर दी गई।